गुड इवनिंग दोस्तों। चौहान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए आज एमसीक्यूज बेस्ड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसमें हर सब्जेक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, तो हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से 3 या 4 क्वेश्चन ले रखे हैं। तो इसमें देखते हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड में जो पहला क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। दोस्तों इसके लिए आप 4 या 5 मिनट में गैस कर सकते हो आंसर को। तो आंसर गैस करो दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बनवाली। बनवाली जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो हरियाणा के जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये बनवाली पड़ता है, हरियाणा के हिसार ज़िले में। तो इसमें देखते हैं कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा आपका राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में है। और जो रोपड़ है ये आपका पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है। और रोपड़ आपका पंजाब हो गया। और जो धोलावीरा है ये आपका गुजरात में। तो दोस्तों ये कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आता है एग्जाम में कि कौन सा प्लेस कहाँ है। तो कालीबंगा आपका राजस्थान हो गया, रोपड़ आपका पंजाब हो गया, धौलावीरा आपका गुजरात हो गया, और बनवाली हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें वो कौन सी थी। इसमें गेहूँ जो, बाजरा जो, मक्का या धान, या गेहूँ या कपास। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि गेहूँ और कपास, गेहूँ और जौ जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मुख्य फसलें थी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। और इसकी जो खोज की सिंधु घाटी सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो जो इसका राइट आंसर है, जो मुख्य 2 फसलें थी वो आपके गेहूँ और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की कौन सी संस्था न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। इसमें ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विदत, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी सभा। सभा जो थी वो जो ऋग्वैदिक काल में जो न्याय से यानी कि जुडिशरी से जो भी कुछ मैटर देखता था, रिलेटेड थे, वो सभा देखती थी। और दोस्तों सभा में जो एक वरिष्ठ लोगों की एक सभा थी, यानी कि जो वहाँ उस टाइम जो ऋग्वैदिक काल में जो कह सकते हो सीनियर सिटीजनों की एक सभा थी, ये जो न्याय से रिलेटेड कार्यों को देखती थी। और इसका ये देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में इसका 9 बार उल्लेख, यानी सभा का 9 बार उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट जो है समिति में जो थे वो मेल भी थी और फीमेल भी, यानी पुरुष महिलाएं दोनों भाग लेते थे। और इसका भी ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। और जो विदत संस्था थी, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई उल्लेख नहीं मिला है। इसका मात्र इतना उल्लेख मिला है कि ऋग्वैदिक काल में 122 बार इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि इसमें क्या था, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं इसके बारे में। इसके बारे में बस 122 बार उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो सभा, यानी ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यज्ञ में राजा को दिव्य शक्ति मिल गई थी। जो यज्ञ थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तरवैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के पश्चात जब उत्तरवैदिक काल आया, तो उसमें जो किस राजा ने दिव्य शक्ति मिल गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है अश्वमेध यज्ञ, सेकंड है राजसूय यज्ञ, थर्ड है वाजपेयी यज्ञ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है राजसूय यज्ञ। इसका राइट आंसर राजसूय यज्ञ। जो
यज्ञ थे ये ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, इसमें 7 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से पहला मैं आपको, जैसे ये अश्वमेध यज्ञ, इसको तो अश्वमेध में क्या होता था कि इसमें जो घोड़े होते थे उनको दौड़ाया जाता था, यानी कि घोड़ों को दौड़ाया जाता था। और जो घोड़ों को पकड़ेगा, पहले जो घोड़े को पकड़ेगा उनसे क्या होता था कि राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ये आपका अश्वमेध यज्ञ में। और जो सेकंड आपका राजसूय यज्ञ, इसमें आपको बोल दिया कि इसमें राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी। और जो थर्ड है, यानी जो आपका थर्ड है, ये आपका जो वाजपेयी यज्ञ है, इसमें वाजपेयी यज्ञ में क्या था कि जो राजा था वो रथ दौड़ करता था, रथ दौड़ करेगा तो इसमें ये प्रावधान था कि जो राजा का रथ है वो सबसे पहले चलेगा। तो ये आपका वाजपेयी यज्ञ में था। तो जो इसका जो राइट आंसर था वो था राजसूय यज्ञ, यानी कि जो दिव्य शक्ति है उसे राजसूय यज्ञ में प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो थर्ड बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है कुंडलवन, यानी कश्मीर में। ये तो इसके आंसर कश्मीर में है ये। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। ये जो थर्ड बौद्ध संगीति हुई है इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो थर्ड बौद्ध संगीति हुई है, और इस टाइम जो शासक थे उस टाइम वो था अशोक के कार्यकाल में हुआ ये आपका 255 ईसा पूर्व। यानी जो थर्ड बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र में हुई है, उस टाइम जो शासक था वो अशोक था, और जो कार्यकाल था वो था आपका 255 ईसा पूर्व। इसका एक ट्रिक ध्यान रखना दोस्तों, जो आता है कभी कभी ये प्लेस भी आता है, और मोस्टली एग्जाम में प्लेस और कौन किसके शासक कार्यकाल में हुई, तो इसका जो ध्यान रखना वो होता है RBPK, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ये कभी प्लेस पूछ लेते हैं और कभी कभी शासनकाल, कौन किसके शासनकाल में, तो उसका आप ध्यान रखना AK, यानी कि अजातशत्रु पहली, सेकंड आपकी कालाशोक, थर्ड आपका अशोक, अब फोर्थ कनिष्क, जो ये कुंडलवन यानी जो कश्मीर में हुई थी। तो मोस्टली एग्जाम में या तो ये प्लेस पूछ लेते हैं या फिर किसके शासनकाल में हुई है। तो RBPK ये प्लेस ध्यान रखना, और AK ये जो किसके शासनकाल में हुई है इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसमें ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, और थर्ड है जलालुद्दीन खिलजी, और फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो आपके MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्ट में लिखा है। तो इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया है। इनका जो कार्यकाल था, जो शासनकाल था इनका था 1325 से 51 तक। ये अपने पिता यानी गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ये अपने राजगद्दी में बैठे, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी मध्यकालीन सभी सुल्तान थे उनमें सबसे शिक्षित, सबसे योग्य, सबसे विद्वान जो व्यक्ति था वो था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने जो अपनी राजधानी है, पहले दिल्ली थी, दिल्ली से देवगिरी, ये भी ध्यान रखना किसने, जो दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी ट्रांसफ़र की, तो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी अपने कार्यकाल में दिल्ली से देवगिरी राजधानी हस्तांतरित की। तो जैसे सती प्रथा है, तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जो चित्तौड़ की रानी जो पद्मावती थी, जिसका सबसे बड़ा सती प्रथा का एग्जाम्पल है वो है चित्तौड़ की रानी पद्मावती पे, जिन्होंने पद्मिनी का जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो नरसंहार किए थे चित्तौड़ में, सबसे बड़ा जो सती प्रथा का एग्जाम्पल है वो है चित्तौड़ की रानी पद्मावती का।
तो एमबीटी ने मोहम्मद तुगलक को रोकने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? जब संविधान संशोधन है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 365, आर्टिकल 367, आर्टिकल 368, आर्टिकल 369। तो दोस्तों आंसर कैसे कर सकते हो? इसका जो राइट आंसर है वो है 368, यानी कि सी आंसर है इसका। तो 368 में क्या होता है कि किसी भी भाग में अगर संविधान संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के प्रावधान के तहत होता है। और जैसा व्यतीत है कि जो विशेष अगर कोई संविधान संशोधन करना है तो एक उसके लिए एक विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। विशेष बहुमत में कह सकते हैं आपकी 2/3 जो सदस्य हो ना उनका बहुमत, किसी भी प्रत्येक सदन से 2/3 तो इन सदस्यों का बहुमत, और 50% जो राज्य के जो विधानमंडल है उनसे प्रस्ताव पास होना चाहिए। कोई भी बिल होगा तब जाकर राष्ट्रपति के पास जाके वो एक्ट बनता है। यानी कि 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए प्रत्येक सदन से, और 50% राज्य विधानमंडलों से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब इसको संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है विधि एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी है लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग दोस्त किसी राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा नहीं है। और निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 324 में, 324 से आर्टिकल इस निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और निर्वाचन आयोग जब घटित हुआ था, ये हुआ था 1950 में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, इनको मिला के 3 होते हैं। तो जब 1950 में घटित हुआ तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो कुल मिला के 3 होते हैं। और जो वर्तमान में दोस्तों 2021 में वो आपका सुशील चंद्रा, ये नाम भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अभी जो हाल ही में कौन अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो ये आपका 2021 में सुशील चंद्रा। तो इसको जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है वो है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान है ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो डी। इसका आंसर दोस्तों डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अब ये देखते हैं कि क्यों अंशतः कठोर है, क्यों अंशतः लचीला है। तो अगर पहले हम कठोर की बात कर लें तो इसमें होता है कि इसके जो कुछ प्रावधान होते हैं उनको अगर संशोधित करना है तो उनके लिए विशेष प्रक्रिया के माध्यम से आप किसी विभाग को संशोधित कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आर्टिकल 368 बोला था आपको। और अगर लचीला बोलें कुछ अंशतः लचीला, तो लचीले में ये है कि इसके अधिकतर प्रावधान जो है वो आपके साधारण मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। तो हमारा जो संविधान है वो ना तो अंशतः कठोर है और ना ही अंशतः लचीला है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी अनुसूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती? तो इसका ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है 9, यानी जो 9वीं अनुसूची है इसमें अगर इसको जो है न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यानी कि जो 9वीं अनुसूची है इसे जो है कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित होने पर
और संवैधानिक घोषित होने के बाद यदि किसी कानून को जो है ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो उस डेट से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। तो इसके लिए आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और इसमें जब स्टार्टिंग में जब ये लागू 1951 में इसमें 13 कानून थे और धीरे धीरे इसमें संशोधन के माध्यम से अभी जो हाल ही में 2020 में इसमें लगभग 280-90 के लगभग इतने कानून इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा पहला भारतीय जिन्हें पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको दोस्तों ये कहा जाता है जो बंगाली समाचार पत्र में छपे एक लेख में इन्होंने, एक बंगाली समाचार पत्र था कोई, उसमें इन्हें क्या कि जो अदालत की अवमानना को कुछ ठेस पहुंचा है, जिसके कारण इन्हें 1883 में इनको जेल जाना पड़ा। और दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पता होगा कि जो पहले भारतीय ICS की जो सिविल सर्विस परीक्षा है उन्होंने उत्तीर्ण की थी और ये दो बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो इनको इस पत्रकारिता के कारण जब इन्होंने कोर्ट की अवमानना किया था तो इस कारण इनको जेल जाना पड़ा। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1996। आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। तो जिसका राइट आंसर है वो है बी 1992, यानी कि 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। और ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग थी ये एक जो महिलाओं के जो संवैधानिक हितों के लिए, इसकी संवैधानिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। और जो प्रथम जब इस्टेब्लिश हुआ था ये यानी कि 1992 में, तो जो उस टाइम जो इसकी अध्यक्ष थी उसका नाम ध्यान रखना जयंती पटनायक। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते, प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक। ये जब इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। और जो वर्तमान यानी कि 2021 की है उसका भी नाम आप ध्यान रख सकते हो, उसका नाम है रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा ये अभी 2021 में इसकी जो चेयरमैन है। तो इसका राइट आंसर है बी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मुद्रास्फीति प्रभाव से क्या नहीं होगा। जब इन्फ्लेशन होगी तो उससे क्या नहीं होगा। उत्पादक वर्ग को लाभ होगा, आयात बढ़ेगा, निर्यात में वृद्धि होगी और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, निर्यात में वृद्धि, यानी कि ये इसका गलत आंसर है, क्योंकि निर्यात में वृद्धि नहीं, निर्यात में कमी होगी। जैसे इन्फ्लेशन, पता है सबको कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है कि जब किसी कीमत स्तर में वृद्धि हो और जो मुद्रा का मूल्य है वो अगर कम हो, यानी उसका मूल्य गिरता है, ये कह सकते हैं कि वस्तुओं के दाम में होने वाली वृद्धि और सामान्य बढ़ोतरी होती है, तो उसकी जो मुद्रा है उसका प्राइस भी गिर जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट होगी तो जाहिर सी बात है जो उत्पादक वर्ग होगा उसको लाभ होगा, क्योंकि क्या होगा कि वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे तो उत्पादक वर्ग को लाभ होगा। फिर अगर कोई चीज़ यहाँ पे सपोज इंडिया का ही ले लो, अगर कोई चीज़ आपको यहाँ महंगी पड़ रही है तो आप उसको बाहर से मंगाओगे तो आयात बढ़ेगा, और जब आयात बढ़ेगा तो निर्यात में वृद्धि ना होकर वहाँ निर्यात में कमी हो जाएगी। मतलब यहाँ से कोई बाहर सामान लेगा नहीं फिर बाहर वाले देश, तो निर्यात में कमी हो जाएगी और जो राजकोषीय घाटा है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सरकारी खर्च है वो बढ़ जाएगा जब हमें आयात करना पड़ेगा, निर्यात नहीं होगा ज़्यादा, तो इसके ये प्रभाव होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, निर्यात में वृद्धि, यानी कि निर्यात में वृद्धि ना होकर राइट आंसर जो है उसमें कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? श्रम मंत्रालय, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या CSO जो आपका सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों, जो गरीबी और बेरोजगारी के डाटा जो है कौन जारी करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, NSSO जो है आपको गरीबी और बेरोजगारी के जो आंकड़े भारत में वो जारी करती है। और जो NSSO है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ये भी ध्यान रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका मुख्यालय वो है आपका कोलकाता, ये भी ध्यान रखना, कोलकाता इसका मुख्यालय। 1950 में NSSO की स्थापना हुई थी, और जो ये गरीबी और बेरोजगारी के डाटे जो है ये जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपके सूक्ष्म वित्तीय बैंक जो होते हैं उसको जो किस समिति के द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए नचिकेता मोर समिति, ऑप्शन बी है रंगराजन समिति, ऑप्शन सी है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन डी है उषा तैरोड़ समिति। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके डी, यानी कि उषा तैरोड़ समिति ने जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं ये इसके उस पर लागू किया था। और जो नचिकेता मोर समिति है इसका भी ध्यान रखना, ये आपके जो पेमेंट बैंक होते हैं तो इसके लिए बनाई थी। और जो रंगराजन समिति है ये आपके जो BOP होता है आपका जो भुगतान संतुलन, और जो मल्होत्रा समिति थी इसका इंश्योरेंस। तो ये भी कभी कभी मैच करने के लिए आता है कि मल्होत्रा समिति किसके लिए, तो इंश्योरेंस के लिए। और जो रंगराजन है वो आपके BOP यानी कि भुगतान संतुलन, और जो नचिकेता मोर समिति है ये आपकी पेमेंट बैंक के लिए, और जो उषा तैरोड़ समिति है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन का तत्व नहीं है? देश में उत्पादन बढ़ेगा, बी ऑप्शन है रोजगार बढ़ेगा, सी ऑप्शन है सेविंग कम होगी, और डी ऑप्शन है GDP बढ़ेगी। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जमा कम होगी। दोस्तों जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा ना तो जमा कम नहीं, जमा ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी। अगर कहीं प्रोडक्शन करना है तो देश में उत्पादन बढ़ रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा दी गई है किसी एरिया में, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन से क्या होगा कि हमारी GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा, और जो रोज़गार बढ़ेगा फिर लोग अपनी सेविंग को बढ़ाएंगे, जमा भी करेंगे, और जमा करेंगे फिर कुछ पैसा जो है निवेश भी करेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि देश में उत्पादन बढ़ेगा, फिर उत्पादन के बाद रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार GDP बढ़ेगी हमारी, फिर अब सेविंग बढ़ेगी, सेविंग के बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का जो इसका सी आंसर है, ये कम की जगह ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विदेशी जो ऋण होते हैं, ऋण की जो मदें नहीं है? ऑप्शन ए है वाणिज्यिक उधारी, ऑप्शन बी है NRIs यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, ऑप्शन सी है सरकारी ऋण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, ये जो विदेशी ऋण की मदें ये तीनों हैं, वाणिज्यिक उधारी दर भी, और NRI जमाए भी, और सरकारी ऋण भी। इसमें ये देखा जाता है दोस्तों, इसमें जो आपकी जो वाणिज्यिक उधारी है इसका कम से कम 35 से 40% के बीच रेशो रहता है इसका, और जो आपकी NRIs है इसका भी आपका 20 से 25 तक रेशो रहता है, और जो सरकारी ऋण है इसका 18 to 20 के बीच रेशो रहता है, 20 तक रेशो रहता है इनका। वाणिज्यिक उधारी का 35 से 40, और जो NRI है उसका 20 से 25, और जो सरकारी ऋण होता है इसका 20 तक रेशो रहता है इसका। तो ये जो मदें हैं ये आपके विदेशी ऋण में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
गैर कर यानी कि नॉन टैक्स नहीं है। ब्याज की प्राप्ति, ऑप्शन बी है विनिवेश प्राप्ति, ऑप्शन सी है लाभांश से प्राप्ति, ऑप्शन डी है सहायता या अनुदान। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि विनिवेश प्राप्ति जो है वो नॉन टैक्स नहीं है। ये नॉन टैक्स ना होके ये आपकी पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि विनिवेश जो होता है उससे आपको सरकार को इससे जो है पैसा आता है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति में है। और जो ब्याज की प्राप्ति होती है, जो लाभांश होता है, कंपनियों से लाभांश आती है, जो ग्रांट होता है किसी को ग्रांट देना, तो ये सब नॉन टैक्स में आता है। लेकिन जो विनिवेश है वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति में है। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, यानी कि जो इग्नियस रॉक्स है उसमें इसमें आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट बेसाल्ट, बी है कोयला पासपेट, सी है स्लेट या सिस्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि आग्नेय जो चट्टान है उसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट पाया जाता है। तो जैसा आग्नेय चट्टान होती है क्या है, जो मैग्मा प्लस जो लावा होता है उसके जमने से बनती है, इसलिए इसमें आपका ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डोलोमाइट हो गया, बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है किस स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है सतपुड़ा की पहाड़ी पाई जाती है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये जो ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। और इसकी जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो आपको ध्यान रखना है, धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। और ये धूपगढ़ भी ध्यान रखना, ये भी बार बार ऑप्शन में आता है कौन सी सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहाब किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों के बीच क्षेत्र को, ऑप्शन बी है 2 या 2 से अधिक नदी क्षेत्र के बीच को, ऑप्शन सी है 2 या 2 से अधिक मरुस्थल क्षेत्र के बीच को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी 2 या 2 से अधिक नदी क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कृष्णा नदी दोआब, गंगाई मैदान दोआब, ब्रह्मपुत्र नदी दोआब। तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक नदी जो रिवर होती है उनके क्षेत्र के बीच को दोआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमाला परियोजना रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है। शहरी विकास से, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास से, ऑप्शन सी बंदरगाह के विकास से, ऑप्शन डी है नहरों के विकास से। तो इसका आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पोर्ट, यानी कि बंदरगाहों के विकास है। जो सागरमाला परियोजना है ये बंदरगाहों का जो इनका मॉडर्नाइजेशन, इसको इनके जो आधुनिकरण से रिलेटेड है। तो जो इसकी जो सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखना 15 अगस्त 2003 को। उस टाइम जो तात्कालीन पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2003 में स्टार्ट हुई थी और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने ये 15 अगस्त 2003 को शुरू की थी। ये जो हमारे पोर्ट है उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है। समबाहु रेखाएं, ऑप्शन बी समलवण रेखाएं, ऑप्शन सी समोच्च रेखाएं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका राइट आंसर है सी, समोच्च रेखाएं, यानी कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली समोच्च रेखाएं। और जो समबाहु रेखाएं होती है वो होती है समान वायुदाब वाला स्थानों को मिलाने वाली समबाहु रेखाएं। और जो समलवण होती है वो आपकी जो समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली समलवण रेखाएं। तो इसका राइट आंसर इज समोच्च रेखा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात किस देश में है।
ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ज़ाइरे यानी कि अफ्रीका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ज़ाइरे। जो ये जलप्रपात है ये अफ्रीका में है, और जो ज़ाइरे जलप्रपात है ये ध्यान रखना ये कांगो नदी पर स्थित है, और अफ्रीका की दूसरे सबसे बड़ी नदी है ये। पहली तो उनकी नील नदी है, फिर सेकंड ये कांगो है, और कांगो ही नदी है जो है, ये भी क्वेश्चन आता है, जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार कौन सी काटती है। तो ये भी कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जाहिर अफ्रीका में है। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल या रांची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों भोपाल। भोपाल जो है, भोपाल में जो है वन प्रबंधन संस्थान यानी कि फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में स्थित है। FRI तो आपका जो देहरादून में है, उत्तराखंड में, और जो ये इसका जो मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो आपका भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत रक्तकणिकाएँ, इनका जो जीवन काल होता है कितना होता है? 4 से 6 दिन, 2 से 4 दिन, 1 से 2 दिन या 6 से 8 दिन। आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो आपके 2 से 4 दिन, यानी कि जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, इसका जो जीवन काल होता है ये आपके 2 या 4 दिन होता है। और जो WBC का जो इनका जो मेन फंक्शन होता है, जो इनका मुख्य कार्य होता है, ये क्या होता है कि शरीर के रोगों को जो संक्रमण से बचाना होता है। शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनके जो संक्रमित होने से ये संक्रमण को बचाता है, और इनकी जो डेथ होती है, इनकी जो ब्लड में ही डेथ हो जाती है WBC की। इसका जो राइट आंसर है बी, यानी कि WBC की जो जीवन काल होता है 2 या 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्लाटर्स, ट्रैक बॉल्स या प्रिंटर। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है दोस्तों? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, जैसे ट्रैक बोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। और जो आउटपुट डिवाइस में जैसे ये मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर्स हो गया, स्पीकर हो गया, फिल्म रिकॉर्डर हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, तो ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, और अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर गलत आंसर, किसी का आंसर गलत दिया है तो उसको कमेंट बॉक्स से लिख के मैं आपको राइट आंसर होगा वो बोल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।